ये कहानी शुरू होती है कुछ इस तरह से। हमें हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट को दिखा दिया जाता है। हमारे मेन प्रोटैगनिस्ट का नाम वो होता है। वो का आज 80वां बर्थडे होता है। वो के फादर वो से कहते हैं आखिरकार तुम चाहते क्या हो। वो कहता है क्या आप सच कह रहे हैं। लेकिन तभी वहाँ पर येन फेई आती है जो कि वो की एक सिस्टर होती है। येन फेई के लिए कि ब्रदर तुम इसे इंस्पेंस मत रखो, तुम इसे थोड़ा ध्यान से सुनो। लेकिन वो की मदर कहती है येन फेई तुम अपने ब्रदर को थोड़ा अकेला छोड़ दो। उसके फादर कहते जब वो 18 साल का एक आदमी बन चुका है और तुमको लगता है कि तुम्हें अपने ब्रदर के पास एक सीक्रेट कोड भी है। वो कहता है क्या आपने सच कहा कि मैं एक सचमुच अब एक मैन बन चुका हूँ। और वो कहता कि अगर आप जानना चाहते हैं तो मैं आपको बता सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं कि अचानक से वहाँ पर एक स्लैश आती है और उसके सामने उसी की फैमिली को वो मरते हुए देखता है। हम सिटी की ओर देखते हैं जहाँ पर पूरी सिटी तबाह हो रही थी, लोग मारे जा रहे थे, किसी की मदर तो किसी का फादर तो किसी के ब्रदर। और हम हमारे वो को देखते हैं, वो के सामने एक बहुत ही बड़ा मोस्टर अबेर हो चुका था, जहाँ पर जिसे देखकर वो की हालत तो बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन तभी उसी वक्त उसकी नींद खुल जाती है और वो अपनी क्लास में बैठा हुआ था। वो बहुत ही ज्यादा घबरा चुका था और कहता है यार बस ये सपना ही था। और क्लास टीचर वहाँ होता है और कहता क्या तुम मेरी हिस्ट्री की क्लास में सो गए थे और क्या फिर तुमने कोई बुरा सपना देखा? तो फिर हमें तुम बताते क्यों नहीं हो कि अर्थ और युग आखिरकार होता क्या है। वो हंसते हुए कहता है कि टीचर मुझे माफ कर देना, मैं कल देर रात तक जागता रहा और ये बस एक छोटा सा एक्सीडेंट था। और वो अर्थ युग के बारे में थोड़ा सा घबराते हुए कहता है। लेकिन उसका टीचर कहता है कि तुम रहने दो, तुम्हें इस बारे में कहने की जरूरत भी नहीं है, क्लास से बाहर चले जाओ। वो ठीक वैसा ही कहता है और क्लास से बाहर चला जाता है। टीचर कहता है उस बच्चे के बारे में तो भूल ही गया था, वो सचमुच एक बेवकूफ है और स्टूडेंटों को अच्छे नोट्स मिलने चाहिए, तभी तो वो टेस्ट में बेस्ट कर पाएंगे। और तभी वो अर्थ ओल्ड एरा का वहाँ पर इमेज दिखा देता है जहाँ पर उसने उसे प्रोजेक्ट की मदद से दिखाया था। और हमें इस मांगा के वर्ल्ड के बारे में पता चलता है कि 2036 में अचानक से ये पूरा वर्ल्ड एक गेम में तब्दील हो गया था, जहाँ पर पूरी अर्थ में खतरे और चांसेस में ये गेम तब्दील हो गया था। और इसे अर्थ एवल युग के नाम से भी जाना जाता है। ये वो युग है जहाँ पर हम अभी रहते हैं। और अगर एक्सपर्ट की बात करें तो पावर मोस्टरों की छोड़कर ह्यूमंस भी ऐसे हैं जो लेवल को अपग्रेड करते हैं और अलग अलग स्किल को डेवलप करते हैं जो कि उन्हीं की एक एबिलिटीज होती है। और स्टार्टिंग से दुर्घटना के 5 साल बाद लिंक सिटी में मोस्टरों का खात्मा किया गया और एक नए वर्ल्ड को क्रिएट किया गया। हमें हमारे वो के लेवल को दिखाई दिया जाता है जहाँ पर उसका लेवल 3 होता है और उसकी जो ब्लड लाइन वगैरह होती है, उसकी हेल्थ वगैरह वो पूरी तरह से ठीक होती है। वो अपने मनी मैन में कहता है ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक और अननोन टाइम है, हर कोई आगे बढ़ने के लिए अपने लेवल को इंक्रीज करने के लिए स्ट्रगल कर रहा है। और हम आफ्टर स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ पर एक शख्स चिल्लाते हुए आता है कि वो आखिरकार तुम रुक क्यों नहीं जाते। और वहाँ हम उस शख्स का नाम और लेवल देखते हैं जिसका नाम लाओ फेंग था और लेवल 5 होता है। लाओ फेंग चिल्लाते हुए कहता क्या तुम मुझसे मजाक कर रहे हो, तुमने इस मंथ की मुझे प्रोटेक्ट मनी नहीं दी है। वो लाओ फेंग से कहता लाओ फेंग 2 साल पहले तुमको मैंने कुछ सीनियर स्टूडेंटों से बचाया था जो तुम्हें परेशान कर रहे थे। मैं एक बिग ब्रदर की तरह तुम्हें प्रोटेक्ट करता हूँ और तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट मनी देनी चाहिए ना कि मुझे तुम्हें। लेकिन लाओ फेंग वो पर अटैक कर देता है और कहता है जब मैंने स्कूल में इंटर किया तो मुझे लगा कि मैं एक जीनियस के साथ हूँ, लेकिन बाद में पता चला वो तो बस 3 लेवल का एक फाइटर है। लेकिन अनएक्सपेक्टेड से 2 साल तक स्कूल में एंटर करने के बाद मैं 1 लेवल से 5 लेवल तक मुझे प्रमोट किया गया। लेकिन तुम अभी भी सिर्फ 3 लेवल पर ही हो, तुम एक कचरे के सिवा और कुछ नहीं हो। लेकिन हम वहाँ देखते हैं वहाँ पर कोई आ जाता है और उस पर एक किक कर देता है और ये और कोई नहीं बल्कि येन फेई होती है जो कि वो की एक छोटी सिस्टर है। लाओ फेंग बहुत ज्यादा दूर जा गिरता है और लाओ फेंग के 2 टीममेट जो वहाँ पर खड़े थे वो कहते हैं यून फोई तुम और वो एक 16 साल की लड़की जो कि एक 7 लेवल की एक फाइटर है। वो एक 7 लेवल की है लेकिन उसने 10 लेवल के मॉन्स्टर को भी डिफीट किया है। यून फेई कहती है तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम्हारी मौत मेरे हाथों से होगी। और वो लाओ फेंग ये कहकर चाहता है कि अगली बार मैं तुम्हें देख लूंगा। वो यून फेई कहती है आखिरकार तुमने कहा क्या, फिर से कहो। वो अपने ब्रदर वो के पास आती है और कहती है उनकी बात मत सुनो, भले ही तुम 3 लेवल पर हो लेकिन तुम एक बेस्ट फाइटर हो। वो अपनी सिस्टर से कहता है चिंता मत करो बेवकूफ लड़की, मैं तुम्हारा ब्रदर हूँ और मैं इतनी आसानी से हार मानने वाला तो बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो चलो अब हम
घर चलते हैं। और वो अपने मनी मन में भी कहता कि मैं एक हारा हुआ इंसान हूँ जिसे कभी भी अपग्रेड नहीं किया जा सकता, और मैंने दुर्घटना के टाइम से लेकर करंट टाइम तक सब कुछ देखा है और ऐसी कोई घटना नहीं है जब मेरे जैसा लेवल को अपग्रेड ना किया गया हो। और क्या मैं सचमुच एक लूजर हूँ? नहीं, मैं कोई लूजर नहीं हूँ। और वो अपने उसी ड्रीम को याद करता है और उसके जब मदर फादर कहते हैं कि हैप्पी बर्थडे, वो ये तुम्हारा 80th बर्थडे है तो तुम्हें मुबारक हो, वो अपने मनी मन में कहता है मुझे अपनी फैमिली को बचाना है, मुझे उनकी खुशियों को बचाए हुए रखना है, इसलिए मुझे स्ट्रॉन्ग बनना होगा। इससे एक मिनट रुको, आज तो मेरा बर्थडे है और ये इम्पॉसिबल है। वो सपना, क्या वो सपना एक सच था या फिर नहीं? क्योंकि उसे आज ही स्कूल में वो सपना आया था और आज ही उसका सडनली बर्थडे भी था। वो कहता है मदर फादर बहुत टाइम हो गया है जब हम बाहर खाना खाने के लिए नहीं गए हैं, लेकिन उसकी मदर कहती है कि आज मैंने बहुत सारा जो अलग अलग डिशेस हैं मैंने वो बनाई है। लेकिन उसके फादर कहते हैं कि आज वो का बर्थडे है तो आज हम बाहर खाने के लिए जरूर चलेंगे। और हम देखते हैं कि वो लोग आकर भी बाहर आ चुके थे और ये कहती है ये बहुत ही ज्यादा सेटिस्फाइंग था। और वो अपने मनी मन में कहता है कुछ नहीं हुआ, मुझे लगता है कि वो फंसे पागल सा सपना था। लेकिन हम देखते हैं उन लोगों को ही पीछे ही एक डंजन अपेयर हो जाता है जिसे शायद इस मांगा में प्लेन का नाम भी दिया गया है। सारे लोग वहाँ से भाग रहे थे और कहते हैं कि गार्ड्स को बुलाओ, यहाँ पर अब मॉन्स्टर आने वाला है। वहाँ हम देखते हैं एक बहुत ही बड़ी मकड़ी वहाँ पर आ चुकी थी। सारे लोग चिल्लाते हैं सेफ जोन में भागो नहीं तो हम मारे जाएंगे। हम देखते हैं मकड़ी के सामने ही वो की सारी फैमिली खड़ी हुई थी। और हम मकड़ी के बारे में जानते हैं मकड़ी 15 लेवल की होती है और मकड़ी का नाम घोस्ट है, डीमन स्पाइडर होता है। लेकिन वो के फादर थोड़ा आगे जाकर कहते हैं कि वो तुम अपने मदर और सिस्टर को थोड़ा प्रोटेक्ट करो, मैं इसे अभी ठीक कराता हूँ। हालांकि मैं लेवल 10 पर हूँ लेकिन मैं अपनी फैमिली को तो चोट बिल्कुल भी नहीं पहुँचने दे सकता हूँ। भले ये मुझे मार डाले लेकिन मैं थोड़ी देर के लिए इसे रोक सकता हूँ। और स्पाइडर भी कहती है क्या तुम सच कह रहे हो? वो उस पर लगातार वार करता है लेकिन उसका हर एक वार को वो डॉज करती हुई जा रही थी। स्पाइडर कहती है तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर ह्यूमन हो, कमजोर कैटेगरी से आने वाली ह्यूमन। उसी वक्त वो के फादर पर एक हमला होता है जिससे बहुत ही ज्यादा ब्लड उनका निकलने लगता है, जिसे देखकर वो की मदर भी वो के फादर के पास भागती है। लेकिन वो जैसे ही उन्हें बचाने के लिए भाग रही थी और उसी वक्त मकड़ी ने भी उसकी मदर पर अटैक कर दिया था। हालांकि उसे इतनी ज्यादा चोट तो नहीं लगी हुई थी लेकिन मकड़ी कहती रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें बाद में खाऊंगी, पहले मुझे लेवल 10 के मार्शल आर्टिस्ट को खाना है, इसका टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन हम देखते हैं जो कि उसके डंक होते हैं उन पर कुछ एरोस आकर लगते हैं जो कि इन फेई मारे होते हैं। इन फेई कहती है मेरे फादर और मेरी मदर से दूर हट जाओ। मकड़ी कहती है क्या तुम मुझे चैलेंज देने की हिम्मत कर रही हो? लेकिन तभी इन फेई अपनी ब्रदर से चिल्लाते हुए कहती मैं उसे रोक लूंगी, तुम मदर और फादर को लेकर यहाँ से निकलो। वो अपने मनी मन में कहता है वो सपना सच हो गया, अब मैं क्या करूँ? मैं लेवल 3 पर हूँ और वो मॉन्स्टर लेवल 15 का है। स्पाइडर हंसते हुए कहती है मुझे निराशा महसूस हुई कि मेरे सामने एक छोटी सी लड़की खड़ी है और वो वहीं पर उस पर वार करती है जो कि उसके हाथ पर बहुत ही ज्यादा सीरियस चोट लग चुकी थी। मकड़ी कहती कि मेरा खाना बनो ह्यूमन कैटेगरी के यंग लेडी, तुम्हारा टेस्ट काफी ज्यादा अच्छा होना चाहिए। वो जैसे ही ये इन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती उसी वक्त वो वहाँ पर आ जाता और उस मकड़ी के डंक को वहीं पर पकड़ लेता और कहता मैं इसे ज्यादा देर तक बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ तो यहाँ से निकल जाओ, भले ही मैं इसका खाना बन जाऊँ। लेकिन तब भी मकड़ी कहती है तुमने मुझे ब्लॉक करने की हिम्मत भी कैसे की? और वहीं पर वो के पेट पर एक जो अपना दूसरा डंक होता है वो घोप देती है जिससे वो चिल्ला रहा था कि मुझे अकेला छोड़ दो और तुम यहाँ से चली जाओ। वो अपने मनी मन में कहता है अगर मैं स्ट्रांग होता तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो पाता, आखिरकार मैं अपने ग्रेड को इंक्रीज क्यों नहीं कर सकता और मैं इतना ज्यादा कमजोर क्यों? और हम ग्रुप की सिस्टम नोटिफिकेशन को देखते हैं जो कि उसका लेवल तो 3 होता ही है लेकिन उसकी ब्लड लाइन 1% बची हुई होती है। वो कहता है कि मैं मरना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ लेकिन उसी वक्त उसका सिस्टम उसे अलर्ट करने लगता है। मकड़ी कहती है तुम तो एक 3 लेवल की गंदगी हो, मेरे रास्ते से हट जाओ, मैं तुम्हें नहीं खा सकती, तुम्हारा टेस्ट बहुत ही ज्यादा गंदा है और ना ही मुझे तुम्हें कोई इंटरेस्ट है। उसका सिस्टम लगातार उसे अलर्ट कह रहा था। सिस्टम कहता है होस्ट का करंट एक्सपीरियंस लेवल बढ़ चुका है और किंग अकाउंट एक्टिव हो चुका है क्योंकि होस्ट ने अपनी इच्छा शक्ति पर किंग अकाउंट के लिए सिस्टम से कनेक्ट किया है और करंट में इस काम की एबिलिटी उसने गवा दिया है और किंग अकाउंट रैंडम से चुना गया है। जो जिस इमेज को अभी तुम
स्क्रीन पर देख रहे हो इसका हाल ही में तो ज्यादा नहीं पता, लेकिन फिलहाल में इसका नाम अंपायर जियांग के नाम से जाना जाता है। यिनफे थोड़ा इमोशनल होती है और कहती है कि आई एम सॉरी ब्रदर, लेकिन वो मकड़ी कहती है तुम भागना नहीं चाहती, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें खा लेना चाहिए, तुम भी ऐसा ही चाहती हो ना। यिनफे अपने मन में कहती है थोड़ी सी देर के लिए सही, लेकिन ब्रदर ने अपना सेक्रीफाइस दे दिया, अगर मैं बच न सकी तो मैं मरूंगी भी नहीं, मैं अपने ब्रदर का बदला जरूर लूंगी। और वो मकड़ी अब यिनफे के अगेंस्ट खड़ी होती है, लेकिन यिनफे को कुछ महसूस होता है। उसके साइड में से ही लाइटनिंग की स्पीड से वो निकलता है जो कि मकड़ी के सामने ही खड़ा हो जाता है और यिनफे को वहां पर अटैक कर लेता है। अब वो पहले वाला वो बिल्कुल भी नहीं रहा था। यिनफे कहती है कि ब्रदर तुम वहां पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट भी हुआ होता है। मकड़ी कहती है ये इम्पॉसिबल है, एक 3 लेवल का एक कचरा इंसान मुझे चैलेंज देने की हिम्मत करता है, ये इम्पॉसिबल है, मैं तुम्हें खाना नहीं चाहती हूँ। लेकिन और हम देखते हैं कि वो अपनी फ्लेम स्वॉर्ड को वहां पर पुकारता है और वहां पर वो अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है और वहां पर एक बहुत ही बड़ा डिस्ट्रॉय होता है क्योंकि मकड़ी पर उसने एक स्लैश लगाती थी। मकड़ी कहती तुम बहुत ही ज्यादा बेवकूफ हो। वो उस पर एक और स्लैश मारने के लिए आगे बढ़ ही रहा था, तभी मकड़ी कहती इतना ज्यादा पावरफुल कैसे हो सकता है। पर हम वो को देखते वो उस पर स्लैश मारकर थोड़ा पीछे आ जाता और वहीं पर उसे उनकी उल्टियां और खांसी होने लगती। वो कहता कि ऐसा महसूस होता है कि मेरा बॉडी फटने वाला है, क्या ये मेरी फोर्स पावर है या फिर मेरी बॉडी इसे झेल नहीं सकती। वो फिर से वहां पर खांसता है। मकड़ी हंसते हुए कहती है हमारी पावर तो 3 सेकंड तक ही रुकी और लेवल 3 के वॉरियर की बॉडी में इतनी कमजोर ह्यूमन इस तरह से ये कॉम्बैट पावर को एक्सपोज कर दिया, लेकिन तुम थोड़े से स्ट्रॉन्ग तो हो, मुझे नहीं करना, लेकिन मैं अब तुम्हें जान से मार दूंगी। वो अपने मनी मन में कहता है सचमुच मेरी ब्लड की अमाउंट कम हो चुकी है और अब मैं अपने ब्लड को लॉक करूंगा और इस गोल्डन ट्रांसमिशन का अब मैं यूज करूंगा और इसी पर मैं भरोसा कर सकता हूँ। इससे पहले कि मेरा ट्रांसमिशन वैल्यू खत्म हो जाए मुझे इस मकड़ी को हराना होगा, नहीं तो मैं मारा जाऊंगा। मकड़ी कहती है मैं तुम्हारी तरह कूड़े कचरे के बारे में परवाह नहीं करती, लेकिन मास्टर माइग्रेशन और मास्टर क्यांग ने आखिरकार मुझे एक प्रोटेक्ट पोर्टल खोलने में मदद की। मैं कुछ और हाई लेवल के सोल्जर्स को लेवल आना चाहती हूँ और तुम अब यहीं पर मरोगे। हम देखते हैं कि मकड़ी किसी और को वहाँ पर पाने के लिए आगे बढ़ती, लेकिन वो वहाँ पर बहुत ही ज्यादा स्पीड से उसके चारों ओर घूमने लगता। वो चिल्लाते हुए कहता कि वहीं पर रुक जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें नरक में भेज दूंगा। मकड़ी थोड़ा घबरा जाती और कहती है क्या तुम्हारी पावर एक 3 लेवल की वॉरियर के पास ऐसी कैसी पावर हो सकती है। वहाँ पर हम देखते हैं एक्समैन की आर्मी वहाँ आ चुकी थी। एक्समैन की आर्मी कहती है हमारे पास सपोर्ट टीम भी आ चुकी है जो कि वहाँ के घायल लोगों को ले जाएगी और यहाँ पर एक 15 लेवल का एक मॉन्स्टर है, लेकिन वो उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन एक्समैन की वो आर्मी नहीं रुकती। एक्समैन की आर्मी कहती तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो मारे जाओगे, मुझे लगता है तुम अब मरने वाले हो और ये मत सोचना कि तुम 30 लेवल के बच्चे हो तो तुम इस पर थोड़ा ज्यादा ही बार करने में कामयाब रहे, तो चिंता मत करो। अब एक्समैन यहाँ पर आ चुके हैं और यहाँ से चले जाओ और हमारे रास्ते में अब अड़चन मत करो। भले ही लेवल में अंतर हो लेकिन हमारी अमाउंट बहुत ही ज्यादा है और इससे डरने की हमें कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी HP 30% पहले ही कम चुकी है। मकड़ी कहती है ओ रियली, इनकी सारी आर्मी को मकड़ी ने अपने जाल में फंसा लिया था। मकड़ी हंसते हुए कहती है तुम इंसानों में मुझे सबसे ज्यादा यही पसंद आता है, हेवन और अर्थ की ऊंचाई को बिना नापे ही तुम यहाँ पर आ गए। वो बहुत ही जोरों से हंस रही थी और एक्समैन की आर्मी को वहीं पर जान से मारने लगती है और कहती है कि तुम मुझे एक्सपीरियंस वैल्यू दोगे। धीरे धीरे वो सभी को जान से मार देती है और मकड़ी अब एक अलग ही फॉर्म में आ चुकी थी। वो पहले के कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी थी। मकड़ी कहती है अब तुम्हारी बारी है मरने की। मकड़ी वो पर अटैक करती है लेकिन वो उसे अपनी स्वॉर्ड से ब्लॉक कर लेता है। मकड़ी हंसते हुए कहती है तुम क्या सोचते हो, क्या तुम्हें अपनी पावर पर बहुत ही ज्यादा भरोसा है, लेकिन ये थोड़ी डिफरेंट है। अब मॉन्स्टर तुम इंसानों की तरह नहीं होते, हमें ग्रेड बढ़ाना इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। आखिरकार हमने लो लेवल के इंसानों के कंपैरिजन में फॉरेस्ट में मिलना बहुत ही ज्यादा कठिन है, लेकिन जब तक अर्थ को हिलाने वाली उस अर्थ स्लेकिंस का यूज नहीं होता तब तक इसका डिसीजन लेना पहले मैं तुम्हें खा लूं, बाद में मैं और लोगों को देखूंगी। वो अपने मन में कहता है इसकी पावर बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है और क्या मेरी पावर खत्म हो रही है।
मैं इसे अब कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ। मकड़ी फिर से हंसते हुए कहती है, तुम अभी भी कामयाब नहीं हो, तुम मुझ पर काउंटर अटैक नहीं कर सकते हो। मकड़ी वो को बहुत ही ज्यादा अपने डंकों से पंचिस करती है और दूर फेंक देती है और कहती है, मेरे टाइम को वेस्ट मत करो। लेकिन वो का सिस्टम उसे अलर्ट कहते हुए कहता है, उसकी एनर्जी और हेल्थ 10% ही बचा हुआ है और शायद अब तुम्हें अनलिमिटेड रेड स्टॉर्म का यूज करना होगा। और क्या तुम इसे यूज करना चाहते हो या फिर नहीं? वो कहता है, 3 साल, क्योंकि मैं ग्रेड नहीं कर सका और अनगिनत लोगों ने मेरा मजाक उड़ाया, लेकिन आज मैं बताऊंगा एक लूजर क्या कर सकता है। वहाँ पर अनलिमिटेड स्टोन का यूज करता है और किलर मूव का भी यूज करता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है। मकड़ी पूरी तरह से जल रही थी और कहती है, ये कोई ऑर्डिनरी फिल्म तो बिल्कुल भी नहीं है और सच में अंपायर ने इस जगह की पावर हाउस की कल्पना भी नहीं की थी। आखिरकार तुम हो कौन? क्या तुम मास्टर युसांग हो? नहीं, तुम वो नहीं हो। मकड़ी जलती हुई जा रही थी और वहीं पर वो हो जाती है। सिस्टम उसे नोटिफिकेशन देता है कि तुमने घोस्ट आई डीमन स्पाइडर को मार डाला है, इसलिए तुम्हें 20,000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। वो वहीं पर जमीन पर गिर पड़ता है और कहता है कि मैं जिंदा तो बच गया, लेकिन मैं उन इक्विपमेंट को उठाना चाहता हूँ। और हम देखते हैं इक्विपमेंट में क्या क्या होता है। इक्विपमेंट में पॉकेट मनी होती है जो कि 5,000 थी और 15 लेवल का एक मैजिक क्रिस्टल और रिंग ऑफ लकी था और पोशन स्पाइडर स्किल था जो कि उसी का जो जाल होता है ना, जो कि वो देख कर मारती है, ये वही है। और वहाँ घोस्ट आई डीमन स्पाइडर का ग्लेड भी होता है। सिस्टम उसे कहता है क्योंकि होस्ट की बॉडी सीरियस रूप से घायल है, इसीलिए तुम्हें इसे ठीक करने के लिए 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट ऑटोमेटिकली ट्रांसफर होते हैं और अब तुम्हारे पास 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट बचे हुए हैं। बॉडी की मरम्मत चालू है और बॉडी की मरम्मत पूरी हुई। तुम्हारा हेल्थ अब 100% ठीक हो चुका है। लेकिन वो जैसे ही आँख खोलता है वो सिस्टम स्पेस में आ चुका था जो कि उसी का सिस्टम था। वो कहता है, ज्यादा से ज्यादा लोग, ये सिस्टम स्पेस का मामला क्या है और क्या ये छोटे खराब सिस्टम स्पेस से ये बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। सिस्टम स्पेस वो होता है ट्रांसमिशन के बाद से प्लेयर के पास अपनी एबिलिटी और देखने के लिए और उनके इक्विपमेंट को रखने के लिए होता है। वो थोड़ा शौक होता है क्योंकि उसके सामने जियान अंपायर मैक्स लेवल का वहाँ पर पर्सन खड़ा हुआ था। वो कहता है कि ऐसा हो सकता है कि मेरी स्ट्रेंथ का सोर्स इसी से रिलेटेड हो। अंपायर जियान सिस्टम कहता है, होस्ट का वेलकम है किंग अकाउंट सिस्टम में। और इस तरह से अनगिनत गेम प्लान है जो कि फुल लेवल किंग्स के अकाउंट है और होस्ट इन किंग अकाउंट को धीरे धीरे अनलॉक करने के लिए उसे खुद के एक्सपीरियंस पॉइंट यूज करने होंगे। होस्ट को एक्सपीरियंस पॉइंट 10 लेवल तक अब वो पहुंच गया है। उसका जो अकाउंट था जैन अंपायर वाला वो भी एक्टिव हो गया है। वो उसे देख कर कहता है, क्या मेरा लेवल 10 हो चुका है और मेरी 3 साल की मेहनत ऐसे ही व्यर्थ नहीं हुई, बल्कि सिस्टम ने इसे जबरदस्ती ही अब्सॉर्ब कर लिया। और क्या ये एक फुल लेवल का किंग का अकाउंट है, इसके साथ मेरी जिंदगी का कुछ तो लेना देना है। सिस्टम कहता है, अंपायर जियान स्टार्टिंग से ही फुल लेवल पर है और होस्ट ने अभी अभी अकाउंट के बीच लिंक के लेवल को बढ़ाने के लिए एक्सपीरियंस पॉइंट का यूज करने की जरूरत है। और लिंक लेवल जितना ज्यादा ऊंचा होगा अकाउंट को उतना ही ज्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। और ये ऐसा ही है क्योंकि लिंक लेवल को बढ़ाने के लिए होस्ट को जल्द से जल्द एक्सपीरियंस पॉइंट प्राप्त करने होंगे। वो अपने मन में कहता है, मैं देख सकता हूँ कि मेरा एक कदम एक अच्छी चीज के लिए होगा। हालांकि बहुत सारे एक्सपीरियंस पॉइंट हासिल करने के बाद जैन अंपायर की अकाउंट के एबिलिटीज का यूज करना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ये सेटिस्फाइड वाला नहीं है। इस दुनिया में काफी ज्यादा अननोन होते जा रहे हैं। हालांकि फाउंडेशन के बावजूद भी सब कुछ हल नहीं हुआ। मुझे जल्दी इस सिस्टम का पता लगाना होगा। और हम अंपायर जियान के बारे में जानते हैं और हमें बताया जाता है कि पूरी दुनिया में ये पूरे लेवल पर है जिसने अपने पास्ट में अपनी फैमिली और अपनी इस पूरी दुनिया को प्रोटेक्ट किया और उसे एकजुट किया और जियान की पावर का यूज किया। और पहली जनरेशन ने उसका सम्मान किया और फ्यूचर की जनरेशन ने उसे एक नाम दिया जो नाम था जियान अंपायर। और जियान अंपायर की कुछ लेवल्स और स्किल्स होती हैं जो वहाँ पर होती हैं। लेवल 10 एबिलिटीज होती है और इन्फ्लेमेशन डार्कनेस वेपन होती है और उसी में शैडो ग्रेट स्वॉर्ड भी थी। और वहाँ पर बहुत सारी स्किल्स भी होती हैं जो कि तुम स्क्रीन पर देख सकते हो। मैं एक छोटा सा पैनल दिखा दूंगा जिसमें तुम सारा कुछ देख सकते हो। वो इन स्किलों को देखकर कहता है अकाउंट डिवीजन है और अर्थ के पुराने युग में एंटर करने के बाद से इक्विपमेंट के बीच जनरेशन टू जनरेशन ये इम्पोर्टेंट होता गया। और ये मेरा पहला छोटा सा टारगेट ज्यादा अकाउंट को अनलॉक करने के लिए जल्दी से जल्दी अपग्रेड होने का फैसला लिया। और क्या मैं सचमुच इन अकाउंट की एबिलिटीज को यूज कर सकता हूँ? इस तरह से कोई भी मुझे कमजोर नहीं कहेगा। सिस्टम उससे कहता है 10,000 एक्सपीरियंस
पॉइंट बचे हुए हैं। तुम अकाउंट लिंक लेवल को अपग्रेड करना चाहते हो, तुम इसे चुन सकते हो या फिर किसी स्किल को तुम अनलॉक कर सकते हो। लेकिन वो इसके बारे में जवाब देते हुए कहता है कि लिंक लेवल को इंक्रीज करो और हम इसके बारे में मतलब कि स्किल्स के बारे में हम बाद में बात कर लेंगे। सिस्टम इसे कंफर्म कर देता है और वो से फिर से सिस्टम कहता है कि अकाउंट लिंक हो चुका है और +2 लेवल भी इंक्रीज कर दिया गया है। और अभी कुछ देर पहले उसका लेवल 10 था और अब उसका लेवल 12 हो चुका था। वो अपने मन में कहता है इस फ्रेश फोर्स को मैं यूज कर सकता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी करंट एबिलिटीज में भी काफी ज्यादा इम्प्रूव हुआ हो? लेकिन वो जैसे ही उसकी करंट वाली सिस्टम नोटिफिकेशन को ओपन करता है उसमें लेवल 3 ही होता है। पर क्या मुझे सुअर बनने के नाटक और बाघ बनने के लिए स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है? लेकिन तभी वो चिल्लाते हुए कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है। लेकिन वो कहता है कि अरे ये आवाज तो ये फेक है। वो जैसे ही अपनी आईज को ओपन करता है वो अपने आप को हॉस्पिटल में पाता है, जहाँ पर वो कहता है कि क्या मैं हॉस्पिटल में हूँ और मेरी बॉडी में जो ब्लड था वो पूरी तरह से मेरे घाव और ब्लड भी ठीक हो चुके हैं। लेकिन ये सोचकर दुख हो रहा है इसमें 10,000 एक्सपीरियंस पॉइंट लग चुके हैं। और गेट के बाहर से आवाज आती है उसकी सिस्टर येनफे और उसकी मदर की, डॉक्टर ये तुम्हारी गलती है, हमारी ट्रीटमेंट इतना ज्यादा महंगा क्यों है और येनफे तुम अभी यहाँ पर क्या कर रही हो? हम को देखते हैं जो अपने मन में कहता है वो ठीक है, लेकिन उनकी आवाज सुनकर मुझे थोड़ा खराब महसूस हुआ लेकिन काफी ज्यादा अच्छा भी लग रहा है। येनफे चिल्लाते हुए डॉक्टर से कहती है तुम तुम्हारे हॉस्पिटल को इतना ज्यादा एडवांस क्यों कर रखा है, क्योंकि इसमें बहुत ही ज्यादा खर्चा भी आ रहा है। डॉक्टर कहता है तुम इसे खत्म करने के लिए दो या तुम अभी भी अपने उन स्टेज के बारे में सोच रही हो? तुम्हारी फैमिली के 4 लोग बहुत ही ज्यादा सीरियस हैं क्योंकि वो पॉइजन से की चपेट में आ चुके हैं। क्योंकि जो मकड़ी थी, मकड़ी ने जब 4 लोगों पर वार किया था, मकड़ी ने साथ ही साथ पॉइजन भी उनमें डाल दिया था। इसीलिए मुझे एडवांस मेडिसिन का यूज करना होगा, इसीलिए ये खर्चा इतना ज्यादा महंगा है। इसमें कोई शक नहीं है। उन दोनों की ट्रीटमेंट को तुम खुद चुन सकती हो। अगर रिजल्ट खराब आए या फिर वो मर गए तो तुम दोषी मुझे नहीं ठहरा सकती हो। और 2 आदमी इतने ज्यादा लकी नहीं है कि उन्हें एडवांस मेडिसिन का वो यूज कर पाए। तुम्हारे फादर ज्यादा से ज्यादा 1 महीने तक जिंदा रह पाएंगे और तुम्हारा ब्रदर कम से कम 1 हफ्ते तक। तो तुम्हें इसका पता होना चाहिए। जिसे सुनकर येनफे भी काफी ज्यादा हैरान हो चुकी थी। उसकी मदर उसे संभालती है और कहती है येनफे चिंता मत करो, हम इसका जुगाड़ कर लेंगे, हम कहीं न कहीं से पैसे ले आएंगे। डॉक्टर कहता है तुम अब एक कमजोर सिचुएशन में हो इसलिए इतना ज्यादा एक्साइट मत रहो। लेकिन पीछे से आवाज आती है घर को बेचने के बारे में सोचना भी मत, वो मेरा फैमिली फाउंडेशन है। हम वो को देखते हैं जो आ जाता है और कहता है कि वो हमारे मदर फादर की जिंदगी भर की कड़ी मेहनत है और इसके बारे में सोचना भी मत। मैं जल्दी से जल्दी इलाज के पैसे इकट्ठा करने का कोई तरीका ढूंढ ही दूंगा। और उसकी मदर और सिस्टर कहती है कि रुको, तुम तो बहुत ही ज्यादा सीरियस है, लेकिन तुम अभी हमारी इंजरीज का क्या हुआ? तुम तो पूरी तरह से ठीक हो चुके। वो येनफे के पास आता है और कहता है मैं ठीक हूँ, तुम बात करना बंद करो, नहीं तो इससे हालत तुम्हारी और ज्यादा खराब हो सकती है। डॉक्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होकर कहता कि तुम्हारी बॉडी पर बहुत ही ज्यादा पॉइजन फैल गया था, लेकिन तुम वही इंसान हो जिसने इस पॉइजन को मार दी है। तुम उन 4 लोगों से सबसे ज्यादा घायल थे, लेकिन तुम ठीक कैसे हो पाए हो? वो डॉक्टर से कहता है कारण इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट तो ये बात है कि मुझे हीलिंग की अब जरूरत नहीं है, मतलब ट्रीटमेंट की मुझे जरूरत नहीं है। मेरे अलावा उन तीनों को इलाज करने के लिए इतना पे करना होगा। डॉक्टर कहता है 3 लाख और वो अपने मन में कहता है ये बच्चा कुछ गड़बड़ लग रहा है, लेकिन ये 3 लेवल पर है और इसकी सेल्फ हीलिंग काफी ज्यादा तेज है जो कि एक 60 लेवल के बंदे में भी नहीं होती है। वो कहता है हालांकि 3 लाख रुपए काफी ज्यादा बड़ी अमाउंट है और प्लीज मुझे इसका इलाज भी करवाना है। वो डॉक्टर से कहता है तो ठीक है, आप इनका इलाज करो, मुझे 1 घंटा तो मैं जल्दी $1 लाख लाकर तुम्हें देता हूँ। डॉक्टर कहता है ये ठीक है, ये पॉसिबल हो सकता है, लेकिन एक डॉक्टर के तौर पर मैं तुम्हें 1 घंटा देने के लिए तैयार हूँ। वो डॉक्टर को थैंक यू कहकर बाहर आ जाता है। वो अपने मन में अपने आप से कहता कि मुझे पैसे बचाने की आदत है, अगर मैं घोस्ट आयु डीमन स्पाइडर का ये पैसे जोड़ूं तो वो लगभग से 1 लाख ही हो रहे हैं। और पैसा कमाने का सबसे तेज तरीका सामान या फिर इक्विपमेंट को बेचना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज तो ये है, ये एक 15 लेवल का एक मैजिक क्रिस्टल है और आई होप कि इसकी कीमत काफी ज्यादा अच्छी होगी। और मैजिक क्रिस्टल के बारे में जानते हैं, ये एक डीमन को हराने के बाद मिला था, इसे गिराने का ये एक मौका होता है। ये एक मैजिक इक्विपमेंट बनाने के लिए कई सारी चीजों में यूज होता है। इसका लेवल जितना ज्यादा हाई होगा इसकी वैल्यू उतनी ही ज्यादा होगी। वो अपने मन में कहता है तुम किसी भी नीलामी घर में अगर चले जाते हो तो मैं इसके अच्छे खासे पैसे मिल सकते हैं, लेकिन बहुत टाइम हो गया है और मेरे पास 1 घंटा ही बचा हुआ है और मेरे जैसा 3 लेवल
एक बोरी है, इसके काबिल नहीं है और मेरे पास अब सिर्फ यही एक रास्ता बचा है। और वो पैदल चलते हुए जा रहा था और अपने मन में कहता है, ये अब बात सच है कि नाइन सिक्योरिटी स्लीप जोन में एक ब्लैक मार्केट है जहाँ हर कोई अपने लेवल की बिना परवाह किए रेडली बिजनेस कर सकता है। और ब्लैक मार्केट में चीजों की कीमत काफी ज्यादा अच्छी होती है, लेकिन सीक्रेट तरीके से हेर फेर वहाँ पर किया जाता है, इसलिए मुझे वहाँ थोड़ा केयरफुल रहना होगा। अगर मैं पिछली बार बदल गया तो मेरे लिए यहाँ पर अकेले आना थोड़ा इम्पॉसिबल टाइप होने वाला है। और हम वहाँ पर दो लोगों को देखते हैं जो कहते हैं कि अरे तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, ये तुम्हारे खिलौने की जगह तो बिल्कुल भी नहीं है। और वहीं पर हम एक कैरेक्टर को और देखते हैं जिसकी शक्ल जी से मिल रही थी। वो कहता है, क्या तुम जानते हो कि अंदर क्या होता है और तुम्हारे अंदर जाने की हिम्मत ऐसे हुई? वो कहता है कि बेशक मुझे पता है कि अंदर क्या है, मैं कोई मौज मस्ती करने के लिए ब्लैक मार्केट नहीं आया हूँ, मैं यहाँ पर चीजें बेचने के लिए आया हूँ। क्या तुम्हारे ब्लैक मार्केट में ये दावा नहीं किया है कि हर कोई यहाँ पर रेडली बिजनेस कर सकता है? वो शख्स कहता है कि क्या तुम किसी चीज को बेचने के लिए हम बच्चों के खिलौनों को एक्सेप्ट नहीं करते हैं? वो कहता है, मैं यहाँ आने की हिम्मत कर रहा हूँ और बेचने के लिए अच्छा इक्विपमेंट लाया हूँ, तो प्लीज मुझे तुम जाने दो। वो शख्स कहता है, मैं एक अच्छा इक्विपमेंट लाया हूँ। और जो दोजी होता है ना, वो उसे कहता है कि इस छोटे बच्चे के पास एक अच्छा इक्विपमेंट है, मुझे तुम्हारे साथ खेलने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। लेकिन वो उससे कहता है कि रुक जाओ, लिटिल ब्रदर को छोड़ दो। हम वहाँ पर एल्डर को देखते हैं जो कि उस ब्लैक मार्केट का एल्डर होता है। एल्डर कहता है, जब हम बिजनेस करने के लिए दरवाजा खोलते हैं तो हम सभी की तलाश करते हैं, चाहे वो अच्छा सामान हो या फिर नहीं, हर कोई फ्रेंडली से यहाँ पर बिजनेस कर सकता है। वो दोनों यस एल्डर कह देते हैं। एल्डर कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन छोटे ब्रदर के पास इतनी अच्छी चीज हो सकती है, या तुम इसे बाहर निकाल सकते हो और इस एल्डर को दिखा सकते हो। वो कहता है कि फाइनली किसी ऐसे आदमी से मुलाकात हो ही गई जो इसको जानता हो। वहीं पर क्रिस्टल को निकाल कर कहता है, वो ये बात तो तुम जानते ही हो गई, इसे अपनी आंखों से देख ही लो ओल्ड मैन। और वो ओल्ड मैन को क्रिस्टल भी दिखा देता है। ओल्ड मैन अपने असिस्टेंट से कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस तीसरे लेवल के बच्चे के पास इतनी ज्यादा अच्छी चीज होगी, हमें इसके बिजनेस के बारे में बात करने की जरूरत है। तो अंदर आ जा। और हम अंडरग्राउंड फ्लोर का सीन देखते हैं जहाँ पर बहुत सारे लोग जमा हुए थे। वह सच है, ब्लैक मार्केट मेरी कल्पना से भी ज्यादा अच्छा है। और ये सब वो अपने मन में कह रहा था। वो कहता है, ये जैसा कि मैंने सोचा था ये उससे कहीं ज्यादा अलग है। वो इधर उधर देख रहा था और कहता है, ऐसा लगता है कि बॉस के पास कुछ अच्छा सामान भी है, ये वो लोगों से खरीदता है और उन्हें पैसे देता है, और उन पैसों से वो लोग यहाँ पर ड्रिंकिंग वगैरह करते हैं और यही उसका एक बिजनेस है। और कुछ लोगों को वहीं पर थोड़ा परेशान करने लगते हैं और कहते हैं, यहाँ पर 3 लेवल का एक बच्चा है और तुम्हारी हिम्मत ऐसे हुई यहाँ पर आने की? यहाँ पर कोई दूध नहीं बिकता है, तुम अपनी मदर के पास जाओ और दूध पियाओ। दूसरा शख्स कहता है कि पास स्नैक्स खरीदने के लिए पैसे नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर आया है। लेकिन हम देखते हैं एल्डर का असिस्टेंट वहाँ पर आता है और कहता है, यहाँ से बाहर निकल जाओ, ये एल्डर का खास असिस्टेंट है, या तुम एल्डर के खिलाफ अब जाने की हिम्मत करोगे या तुम्हें तुम्हारी जिंदगी से प्यार नहीं है। और वहीं पर एक और शख्स होता है जो टकला होता है। वो कहता है, चिल्लाओ मत, जुआ जैन ग्रुप का एक वो मेंबर है, मुझे भरोसा ही नहीं हो रहा कि उस पर वो मुझ पर इतना ज्यादा हावी हो रहा था। और वो पूरा आदमी एक बच्चे से डरता है। और हम VIP प्राइवेट रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर एल्डर बैठा होता है और एल्डर कहता है, लिटिल ब्रदर आओ और प्लीज बैठ जाओ। वो उसके सामने आकर बैठ जाता है। एल्डर कहता है कि बकवास न कर, बस सीधे बिजनेस पर ध्यान देते हैं। मैं तुमसे साफ साफ कहता हूँ, हालांकि तुम्हारे हाथ में जो मैजिक क्रिस्टल है वो सचमुच एक अच्छी चीज है और ये एक 15 लेवल का है, तो मैं इसके प्राइस के बारे में बताता हूँ। लेकिन वो कहता है, तो शुरू से ही कीमत कम करने के लिए इस तरह का तुम यूज करते हो। ऐसा कहा जाता है कि सीधे तौर पर बिजनेस करने से जो अमाउंट होती है वो थोड़ी कम देनी पड़ती है। हालांकि मैं 3 लेवल का जरूर हूँ, लेकिन मैं कोई बच्चा नहीं हूँ और फिर भी बता सकता हूँ कि चीजें कितनी ज्यादा बेकार है और इसकी कीमत क्या होगी। एल्डर कहता है, लिटिल ब्रदर, हालांकि तुम्हारा ग्रेड काफी ज्यादा ऊंचा नहीं है, लेकिन तुम कमजोर तो मुझे बिल्कुल भी नहीं लगते हो। अगर तुम एक नॉर्मल सा क्रिस्टल है तो इसकी कीमत 1 या 2000 के आसपास होगी, लेकिन अगर ये मैजिक क्रिस्टल है मैं तुम्हें 1 लाख दे सकता हूँ। वो कहता है, सचमुच मेरा कोई ऐसा बिजनेस नहीं था, लेकिन क्या तुम सचमुच 3 साल के बच्चे जैसा मेरे से बर्ताव कर रहे हो? भले ही ब्लैक मार्केट की कीमत नीलामी के घर से कम हो, लेकिन मेरे मैजिक क्रिस्टल की कीमत कम से कम 2 लाख है और तुमने बस मुझे 1 लाख करने के लिए मुझसे कहा। मुझे माफ कर देना, लेकिन मुझे किसी और को ढूंढ लेना चाहिए। वो गेट की ओर जैसे ही जाता है, उसके जो एल्डर के गार्ड होते हैं उसे रोक लेते हैं। एल्डर कहता है, मुझे लगता है कि ब्रदर तुमने थोड़ा गलत समझ लिया था, या फिर पढ़ते हैं तो तुम उस पर डिपेंड रह सकते हो। और हम एल्डर का नाम देखते हैं और एल्डर के लेवल में कुछ नहीं होता। वहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा होता है। एल्डर का नाम लू होता है। लू एल्डर कहता है। इसके अलावा जुआ उझेंग ग्रुप को हम देखते हैं तो उसे मना करने की हिम्मत आज तक किसी ने नहीं की है, लेकिन वो कहता है कि मैं अब भी तैयार हूँ। क्या तुम लड़ना चाहते हो ब्लैक मार्केट
टारगेट वो है जो अपनी इच्छा से चलता है और चैनल अंपायर के अकाउंट का यूज करके मैं यहाँ से बाहर निकलने में कामयाब भी हो सकता हूँ। अगर मैं बाहर निकल सका तो मैं दावा कर सकता हूँ कि कुछ हानिकारक चीजें मेरे पास होंगी और मेरे पास एक पैसा भी नहीं होगा और इसके अलावा ईएनफी और मदर फादर का इलाज नहीं हो सकेगा। इसीलिए एल्डर वू कहता है यहाँ पर 1 लाख है और ये सुनो बच्चे, ये रकम बहुत ही ज्यादा बड़ी होती है और इस ओल्ड मैन की सलाह को मानो और होशियार बनो और इस पैसे को ले लो, नहीं तो वो अपने मन में कहता है क्या मैं इसे एक्सेप्ट कर सकता हूँ। मुझे ऐसे किसी चीज का सामना करने की उम्मीद नहीं थी जिसे इतनी जल्दी ही फोर्सली हेल्प किया जा सके। मुझे नहीं पता कि सिस्टम की दुनिया के सबसे अमीर आदमी का इस तरह से कोई सिस्टम भी होगा। लेकिन वहाँ पर कोई आता है और कहता है कि सचमुच यहाँ पर तुम्हारा एक 3 लेवल का एक फ्रेंड भी आया है। ये बहुत ही ज्यादा शर्मनाक की बात है और एक शख्स निकलता है जो कि उन दोनों गार्ड्स को साइड करता है। वहाँ एक लेडी आ जाती है। लेडी कहती है मैंने सुना है तुम्हारे पास एक अच्छा प्रोडक्ट है और यंग लेडी को इसमें भी शामिल कर लो। और हम यंग लेडी को देखते हैं जिसका नाम मिस वू ईयर होता है, जिसका लेवल अमृता। एल्डन लू कहता है कि हानमो ग्रुप मिस लू तुम ऐसी जगह पर कैसे आ गई, फिर भी ये हमारी एक डील चल रही है तो काफी ज्यादा अच्छा है। वो इसके बारे में जवाब देती हुई कहती है ऐसा मत कहो, तुम बहुत ही ज्यादा बदसूरत हो और नॉर्मल बिजनेस इतना ज्यादा कीमत में होगा, ब्लैक मार्केट के नियम उतने ही ज्यादा बड़े होंगे, उनको मुझसे बेहतर पता होना चाहिए क्योंकि तुम यहाँ के एल्डर हो। वो अपने मन में कहता है वो की जैसा कि मैंने इसके बारे में सुना था। वो से कहती है लड़के तुम्हारे मैजिक क्रिस्टल में मुझे काफी ज्यादा दिलचस्पी है, मैं इसे तुम्हारे लिए 3 लाख देने के लिए तैयार। एल्डर भी थोड़ा हैरान रह चुका था और एल्डर भी सोच में पड़ जाता है इस लड़के ने 2 लाख बोला था लेकिन मुंह ने 3 लाख बोल दिया, अब इसे मना नहीं कर सकता। मुंह एल्डर लू से कहती है कि मैं जुआंग जैंग ग्रुप की तरह तो बिल्कुल नहीं हूँ, यहाँ तक कि एक लेवल 3 के बच्चे से मैं चीजें बिल्कुल भी नहीं छीनूंगी। मेरी राय है कि मैं तुम्हें जुआंग जैंग ग्रुप से 1 लाख ज्यादा दे रही हूँ तो तुम इसे एक्सेप्ट कर लो। और हम देखते हैं कि एल्डर वहाँ से जाने लगता है और मुंह कहती है कि थोड़ा धीरे चलो, तुम बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो चुके हो, अगली बार जब कोई ऐसी चीज आए तो मुझे तुम जरूर बुलाना। वो अपने मन में कहता है मैं लंबे टाइम से सुना था कि ये एक नए सिक्योरिटी जोन की है जो कि हानमो की दुश्मन रही है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आज मैं इससे मिलूंगा और मेरा फायदा होगा, ये काफी ज्यादा अमीर है और ये बेटर भी है। वो मूसू कहता है तुम्हारा शुक्रिया, मेरे पास यहाँ पर कुछ चीजें थी, मुझे नहीं पता कि तुम अभी इसमें इंटरेस्ट रखती हो या फिर नहीं, लेकिन वो कहती है मुझे इसमें कोई भी दिलचस्पी नहीं है, ना ही तुम्हारी इस स्टाइल में, तुमको मुझे शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं है। मैंने बस इस चांस का यूज किया और एल्डर का अपमान करने के लिए मैंने ये सब किया था। हमारे बिजनेस का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बस बात यहीं पर खत्म होती है। अब अपने टीममेट से क्या कर जाती है इस बच्चे को इसके पैसे दे दो। जहाँ तक मैंने क्रिस्टल की बात है तो उसका सवाल है अगर काम का वो तो ले लो, नहीं है तो उसे फेंक दो। हम वो को देखते हैं, वो अपने मन में कहता है वो सचमुच एक प्राउड लेडी है। वैसे भी हम हॉस्पिटल का सीन देखिए, इसे इलाज तक की जरूरत है। डॉक्टर कहता है करंट सिचुएशन में ये कहना आसान नहीं है। और हम वहाँ पर देखते हैं जो हॉस्पिटल का ओनर होता है वो वहाँ पर आ जाता है और कहता है कि मैंने सुना है कि कुछ गरीब लोग यहाँ हमारी हॉस्पिटल में भर्ती हो गए हैं और उनका ट्रीटमेंट फ्री ही किया जा रहा है। डॉक्टर कहता है इंस्पेक्टर उन्हें इमरजेंसी रूम में पहले ही उन्होंने पे कर दिया है, हमारे जो अस्पताल की जितनी फीस थी वो अभी फिलहाल में हो चुकी है। लेकिन डिटेक्टर ओनर कहता है क्या तुम मुझसे कह रहे हो कि हम एक हॉस्पिटल खोले हैं जहाँ पर कोई भी पैसा नहीं लगता, हम सबको फ्री में इतनी महंगी मेडिसिन बांट रहे हैं। डॉक्टर कहता है लेकिन उसके फैमिली की लड़की ने कहा था कि वो पैसे का इंतजाम करने के लिए गया है। लेकिन डिटेक्टर डॉक्टर को वहीं पर थप्पड़ मारता है और कहता है कि क्या तुम्हारे पास दिमाग नहीं है क्या, एक 3 लेवल का बच्चा पैसे कहाँ से लाएगा, अगर वो उधार भी लाएगा तो वो तब भी नहीं ला पाएगा। अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो तुम यहाँ पर इसे क्यों लाए हो। और तभी वो उसका मास्क निकालने के लिए जा ही रहा था। ये कहती है डॉक्टर कि डिटेक्टर प्लीज तुम वेट करो, मेरा ब्रदर पैसे जुटाने के लिए बाहर गया है और वो थोड़ी देर में आता ही होगा। लेकिन डिटेक्टर कहता है कि अगर पैसा है तो हॉस्पिटल में रहो, नहीं तो यहाँ से भाग जाओ। मेरा ये हॉस्पिटल किसी ऐसे शख्स के लिए नहीं है जिसके पास पैसे ही नहीं है। अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो मुझे दो, नहीं तो यहाँ से चले जाओ। और हम देखते हैं कि डिटेक्टर के हाथ में एक लाइटनिंग आकर लगती है और हम देखते हैं कि वो हॉस्पिटल का वो गेट तोड़ता हुआ उस कमरे में एंटर करता है। डिटेक्टर कहता है कि तुम हो कौन और तुमने मेरे हॉस्पिटल का गेट तोड़ने की हिम्मत कैसे की, लाओ और मेरे पैसे दो। वो कहता है तुमने अभी जिस हाथ का यूज किया था
और जिस हाथ से तुमने मेरी फैमिली को चोट पहुंचाने की हिम्मत की थी वो बहुत ही ज्यादा गुस्से से ये डिटेक्टर की पूरी तरह से फट चुकी थी। डिटेक्टर कहता है आखिरकार ये है क्या। डिटेक्टर वहाँ से चिल्लाते हुए जाता है और कहता है मेरा हाथ क्या हो रहा है, इस आग को बुझाओ और यहाँ पर कुछ लाओ जिससे ये बुझ जाए, क्योंकि डिटेक्टर के हाथ पर वो ने वहाँ पर आग लगा दी थी। डॉक्टर वो से कहता है तुमने उसके साथ क्या किया, क्या उसके हाथ बचेगा भी या फिर नहीं। वो कहता है कि हालांकि हम भागने में कामयाब हैं और उसने मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाया है जिसे मैं सहन नहीं कर सकता हूँ, ये उसके लिए एक छोटी सी सजा है, चिंता मत करो, मैं ट्रीटमेंट का खर्चा एक्स्ट्रा ही पे कर दूंगा मैं, और इस गलती के लिए मैं 10,000 एक्स्ट्रा पे कर दूंगा। अगर तुम्हारी मेडिसिन में कुछ और चाहिए होगा तो तुम मुझे बता सकते हो। डॉक्टर कहता है कि हाँ बिल्कुल। वो डॉक्टर से कहता है कि यहाँ मेरे पास 3,10,000 है, तो क्या मेरे फैमिली का इलाज अब तुम कंटिन्यू कर सकते हो। डॉक्टर कहता है बेशक, तुम चिंता मत करो, हालांकि हमारा हॉस्पिटल इतना महंगा है लेकिन तुम्हारी फैमिली का मैं बेस्ट ट्रीटमेंट करूंगा। वो कहता है कि थैंक्स डॉक्टर, मुझे तुम पर भरोसा है और मैं अगर तुम और पैसे चाहिए हो तो मुझे बता देना, मैं तुम्हारा आभारी रहूँगा। डॉक्टर कहता है मुझे शुक्रिया मत कहो, मैं वही करता हूँ जो मुझे करना चाहिए। और वो अपने मन में कहता है कि ये लड़का सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और युवान कहती है ब्रदर मुझे माफ कर देना, मैं अपनी मदर फादर को प्रोटेक्ट करने में नाकाम रही, अगर मैं कमजोर हूँ तो बस इसकी भी एक वजह है। लेकिन वो इन फेस से कहता है तुम अपने आप को दोष मत दो, तुम्हारे ब्रदर टाइम पर वापस न आने की भी एक रीजन है, इसके कारण से तुम्हें थोड़ा सा मुझसे कहती है अगर मैं डिफॉर्म नहीं जीत पाती हूँ तो कुल अकेडमी की कॉम्पिटिशन में मैं भाग ले पाती, मैं कम से कम उसे जीतने की मैंने प्लानिंग बनाई थी। हमारी फैमिली की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मैंने उसका बोनस का यूज करने का ट्राई किया था, लेकिन अब मैं उस कॉम्पिटिशन में भाग नहीं ले सकती और मुझे बोनस नहीं मिलेगा और उसका बोनस 3,00,000 युआन है। लेकिन तभी वो उसके बारे में सुनता है और कहता है क्या तुम टेंजन कॉम्पिटिशन की बात कर रही हो, और वो तो हर साल में आने वाली एक टेंजन कॉम्पिटिशन है, मैंने सुना है उसका इस साल बोनस काफी ज्यादा है। ये इनसे कहती है हाँ ये अफवाह सच है, इस साल का बोनस 5 लाख है और मैं इसके लिए पूरे साल से तैयार कर रही हूँ, तो अब लेकिन मैं कॉम्पिटिशन में भाग नहीं ले सकती। लेकिन उसी वक्त वो कहता है ये इनसे तुम आराम करो और इलाज पर ध्यान दो, तुम्हारे ब्रदर पर इस सब को छोड़ दो, मैं उस सब को देख लूंगा। और हम हमारे दिन सीन देखते हैं जहाँ पर हमें कॉलेज में अनाउंसमेंट में बताया जाता है क्लासमेट का वेलकम है टेंजन कॉम्पिटिशन में, और इस साल के बोनस की जो अमाउंट है वो अदर कॉलेज से जो बढ़े चल रही है, मैं हर किसी को अब बताना चाहता हूँ कि ये जो अफवाहें हैं वो सच है। इस साल हमारी जो बोनस है वो 5 लाख रुपीज है। ये ठीक है, मैं इस साल ज्यादा बोनस क्यों दे रहा हूँ, इसके पीछे भी एक वजह है। और वहाँ पर हम मेरे को देखते हैं जो कि उसी कंपटीशन में आई होती है, अनाउंसमेंट में बताया जाता है इस कंपटीशन में हनमो ग्रुप का भी एक हाथ है। सभी लोग इसमें के लिए थोड़ा सा तालियां तो बजाओ। सारे लोग बहुत ही जोर से चिल्ला रहे थे और कहते हैं तो फिर क्या हनमो ग्रुप की बेटी है वो, और उसे देखकर सचमुच बहुत ही ज्यादा अमेजिंग लग रहा है। और अनाउंसमेंट में फिर से अनाउंसमेंट बताया जाता है, मैं हर किसी को बताना चाहता हूँ इस कंपटीशन का एंड में जो भी विनर होगा वो हनमो ग्रुप की अटैक टीम में एंटर कर सकता है। सारे लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं टेंजन स्कोर में टॉप 10 टीम भी होगी और वे सचमुच काफी ज्यादा अच्छा है, बोनस से अच्छा तो मैं उसकी टीम में ज्वाइन करना पसंद करूंगा। हम को देखते हैं जो कि भीड़ में ही खड़ा था, वो अपने मैनिगन में कहता है मैंने लंबे टाइम से सुना है कि ग्रुप के मैच बहुत ही ज्यादा कुछ खतरनाक है। सबसे पहले एल्डर लेडी अकेडमी में एनर्टेड लोगों को हिंदी थी, लेकिन ये काफी ज्यादा अलग हो रहा है। लेकिन मुझे इसके बारे में कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा गोल तो बस बोनस को पाना है। और हमें अनाउंसमेंट में बताया जाता है तो फिर हम इस डंजन की तो फिर हम इस कंपटीशन को शुरू करते हैं। हमारी इस डंजन को मैं तुम्हें बता दूं कि शैडो फॉरेस्ट और एक 5 से 10 लेवल का होने वाला है। ये एक शैडो फॉरेस्ट का एक मोस्टर है और ये अकेडमी का हाईएस्ट लेवल का डंजन है। और ऐसा कहा जाता है इस केस पर अभी भी स्टूडेंटों ने सक्सेसफुली हमला आज तक नहीं किया है, और इनमें सबसे जो लोएस्ट मोस्टर वगैरह है इस डंजन में वो 5 लेवल के हैं, और लेकिन जो बॉस है वही सिर्फ 10 लेवल का है। ये एक इलाइट मोस्टर है। वो सारे स्टूडेंट चिल्लाते हैं कि हमारे स्टूडेंट का जो ग्रेड है वो सिर्फ 5 लेवल के आसपास है, क्या तुम इन लोगों को मारना चाहते हो। और अनाउंसमेंट में फिर से बताते हैं कि फाइनल बॉस का हमें इमेज दिखाते हैं जिसका नाम शैडो डारियार्ड होता है जो लेवल 10 पर होता है। और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि देखो वो सचमुच लेवल 10 का है और उसके खिलाफ जंग की हिम्मत आखिरकार कौन करेगा।
मैं जानता हूँ कि स्कूल में बिना किसी कारण के ऐसा इतना ज़्यादा फायदा तो बिल्कुल भी नहीं देगा। वो अपने मन में कहता है मेरे टाइम का एक इलाइट सेटो दरियाद, क्या तुम सचमुच मुझे पैसे देना चाहते हो? जैसे नहीं, हमें अनाउंसमेंट कर से बताया जाता है चिंता मत करो स्टूडेंट, डंजन सच में थोड़ा कठिन तो है और मैं तुम्हें बता दूं कि PvP और PvP नहीं, ये तुम्हारा एक डुअल होगा। इसके लिए कुछ कार्ड्स है और कंपटीशन ज्यादा से ज्यादा 5 लोगों की टीम का होगा। सारे लोग खुश हो जाते हैं और कहते हैं टीम बनाओ और इस इम्पॉसिबल काम को पॉसिबल करके दिखाओ। हम टीम बनाएंगे और हम 5 लेवल की टीम में हम गेम बनाएंगे और एक टीम बनाकर और हम उस इलाइट मॉन्स्टर को डिफीट कर देंगे। सारे लोग सोच रहे थे, लेकिन कैरी मोने भी गिर जुड़ा जाएगा और क्या ये थोड़ा इसका विजन नहीं है और किसी को टर्न और टीम पर हमला करना थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा। लेकिन वो अपने मन में कहता है कि टीम और डुअल मोर और टेंशन हमारी स्कूल सचेज डाटा और एक वायरस ढूंढने के विचार में है। एक शख्स चिल्लाते हुए पूछता है कि कैसे पर अगर हम जीत गए तो क्या हमारी टीम को भी जो है यह भी प्रयास का हिस्सा है कि मदद दिया जाएगा। और हम अनाउंसमेंट में बताया जाता है इस तरह स्टूडेंटों में जिस बात को लेकर थोड़े हैरान होंगे कि कंपटीशन में अभी भी लोगों को तुरंत जन्म हो रहे हैं, लेकिन साइड कोई लड़ाई के जो पॉइंट है वो भी मिलेंगे जो कि इन लोगों में बांटे जाएंगे। कि अगर साइड हाई लेवल उठता है तो टीम की विजय की जिसके ज़्यादा से ज़्यादा क्वांट होंगे जिस अपनी लाइट मोस्टों को मारेगा। मुझे लगता है सारे लोगों को अब क्वेश्चन सॉल्व हो गए होंगे। इसके अलावा समय को पहले से ही बैकग्राउंड का माहौल का एहसास कराने के लिए और टीमों को हर अपने अपोनेंट को भी डिफीट कर उसके पॉइंट अपने पॉइंट में अपडेट कर सकते हो। रेस्टोरेंट चलिए तो एक दूसरे को लड़वाना है और हमें अनाउंसमेंट बताया जाता है कि चलो हम इस कंपटीशन को शुरू करते हैं। सारे लोग आपस में वही बात कर रहे थे और हम को देखते हैं एक टीम के पास खड़े हुए एक शख्स कहता है कि चलो यहाँ पर तो लेवल 3 का है तो यहाँ पर टाइम की बर्बादी होगी और कुछ नहीं। और दूसरा शख्स कहता है इस स्कूल में सच में ये सच है कि एक 3 लेवल का कचरा जिससे कभी भी रिमोट नहीं किया जा सकता। अरे इस पर ले जाओ और टॉयलेट की साफ सफाई करवाने के लिए रखो। एक और शख्स कहता है कि जल्दी करो अभी कोई टीम मिलनी चाहिए, जल्दी यहाँ से चले, हमें किसी और को ढूंढने की जरूरत है। वो अपने मन में कहता है मत करो, भले ही तुम मुझसे विनती करोगे तब भी मैं तुम्हारे साथ काम नहीं करूंगा क्योंकि मैं अकेले रहना ही पसंद करता हूँ। वो टीचर के पास जाता है, टीचर से कहता है टीचर मैं साइन अप करना चाहता हूँ। और हम टीचर को देखते हैं जो कहती है क्लास में तुम्हारी कोई टीम नहीं है। और वो कहता है मैं सिर्फ यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आया था। टीचर कहते हैं लेकिन तुम लेवल 3 पर हो, तुम्हारा अकेला जंग खतरनाक हो सकता है, इन्हें तेरा केयरफुली सोचना चाहिए। वहाँ पर लिए होता है और कहता है तुम्हें इसकी परवाह करने की जरूरत नहीं है, मेरे हाथों से ही मरोगे। वो कहते हैं लियो फेन आखिरकार तुम अब यहाँ पर क्यों आए हो? लियो फेन के टीममेट कहते हैं कि लेवल 3 की भी बर्बादी है, मैंने अपने बिग ब्रदर से इसके बारे में बात की थी। दूसरा शख्स कहता है कि ब्रदर से मुझे सबक सिखाने दो। लियो फेन कहता है कि एक मिनट रुको, वैसे भी लोग मेरे बिग ब्रदर है इसलिए चेहरा देखने के अलावा मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। तुम जमीन पर लेट जाओ और भौंकने वाले कुत्ते की तरह मुझसे कहो कि मैं तुम्हारी टीम में आ जाऊँ, मैं तुम्हारी टीम में आने के लिए सोचूंगा। उसका टीममेट कहता है कि तुमने सच कहा, ये काफी ज्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन वो कहता है कि कुत्ता कैसे भौंकता है? लियाओ फेंग कहता है ये बेशक वो करता है, लेकिन यहाँ पर तो लियाओ फेंग का ही पार्ट बन चुका था क्योंकि ये कुत्ते की तरह वे नहीं बल्कि लियाओ फेंग भौंक रहा था। लियाओ फेंग कहता है आखिरकार तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। लेकिन बीच में टीचर आकर रोक लेती है और कहती है अगर तुम लड़ना चाहते हो तो तुम्हें पेंशन मिलेगा, तो तुम्हें नहीं है मास्टर से लड़ना चाहिए। यहाँ से स्टार्ट ऐसे ही कि तुम्हारे कोई पॉइंट नहीं मिलने वाले है। लियाओ फेंग कहता है तुम्हें भागना मत, आज डंजन में तुम्हारा इंतजार करूंगा। वो कहता है कि तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं जरूर ध्यान में रखूंगा क्योंकि मेरे पास कोई कहने को बात ही नहीं है। टीचर कहती है ऐसा मत कहो। तो ठीक है। वो कहता है कि ठीक है टीचर, क्या आप मेरे लिए रजिस्ट्रेशन करा सकती है? टीचर कहती है हालांकि तुम्हारा कहना तो कंफर्टेबल नहीं है लेकिन एंड में अभी भी बोलने पर स्ट्रेंथ पर डिपेंड कर सकती थी, लेकिन एंटर करने पर तुम जोर दे रहे हो, मैं तुम्हें सिर्फ गुड लक ही कह सकती हूँ। वो कहता है कि थैंक यू टीचर और वो टेंशन में एंटर करने के लिए आगे बढ़ता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि क्या होता है और हम सिस्टम की
की ओर से देखते हैं सिस्टम की ओर से नोटिफिकेशन आती है, रिक्वेस्ट को कांग्रेचुलेशन, तुमने जिंदगी में पहला टेंशन में एंटर किया है, तो तुम्हें 2000 एक्सपीरियंस पॉइंट मिलते हैं। और हम न्यू को देखते हैं जो कि अपने मनी मन में कहती है ये बच्चा तो वही है जो कल ब्लैक मार्केट में मिलने आया था। वे इस बच्चे में काफी ज्यादा दिलचस्प हूँ और ना कि केवल 3 लेवल पर है बल्कि उस दुनिया में भी जाने की हिम्मत करता है जहाँ पर 5 से 10 लेवल के मॉन्स्टर है और मुझे उन्हें देखने में काफी ज्यादा दिलचस्पी होगी। एक शख्स कहता है जो दूसरे का टीममेट होता है लेवल 3 का एक बैरियर। यंग लेडी क्या आप सोचती हैं वे डंजन में जाकर इसे विन कर पाएगा? लियो कहती है चलो हम इसका इंतजार करते हैं और देखते हैं कि क्या होगा। हम डंजन साइड फॉरेस्ट 5 से 10 लेवल का सीन देखते हैं जहाँ पर वे कहीं पर टेलीपोर्ट होता है बाकी साइड फॉरेस्ट में ही किसी और जगह पर, और ये जगह इसलिए एक दूसरे को अलग अलग जगह पर टेलीपोर्ट करती है जिससे कोई भी टीम दूसरे से लड़ाई न कर सके और एक दूसरे को ढूंढ ला सके। और इससे मेरे काम में बहुत ही ज्यादा मुझे सुविधा मिली है। तो चलो इसे जल्दी से खत्म करते हैं और इन भीड़ को यहाँ से खत्म करते हैं। हम देखते हैं कि वो बहुत ही ज्यादा मॉन्स्टर को मारता हुआ जा रहा था और बहुत सारे उसे पॉइंट मिलते जा रहे थे। प्लस 10 के साथ नोटिफिकेशन इतनी होती है कि थोड़ा गिनना प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो अपने मनी मन में कहता है ये जगह काफी ज्यादा बड़ा है और ऐसे करके मुझे बहुत ही ज्यादा टाइम लग जाएगा। अगर मैं जीतना चाहता हूँ मुझको हाई लेवल के मॉन्स्टर का शिकार करना होगा। और वहाँ पर वो कुछ मकड़ियों को देखता है जो कि वहीं पर जा रही थी। वो उन मकड़ियों को फॉलो कर रहा था। वो कहता है मैं गलती से यहाँ पर आ गया और वहाँ पर वो देखता है तो एक लेडी एक जाल में फंसी हुई थी और इस लेडी का नाम रुआन 10 जो कि लेवल 5 पर होती है जिसकी ब्लड लाइन काफी ज्यादा। और हम देखते हैं कि रुआन की धीरे धीरे आंखें खुलने लगती है। रुआन अपने मन में कहती है मुझे याद है कि नौकरी जाने से पहले कहा थी आखिरकार मुझे स्पाइडर ने कहाँ पकड़ लिया। वो बहुत ही ज्यादा हेल्प चिल्ला रही थी और तभी वहाँ पर वो आ जाता है। वो कहता है अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो अपने मुंह बंद कर लो। रुआन कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? वो कहता है अगर तुम इस तरह से चिल्लाओगी तो मैं तुम्हें बचाने का जोखिम बिल्कुल भी नहीं उठाऊंगा। रुआन कहती है तुम यूएफए की तरह होना जिसका नाम व्यू है, खैर तुम्हें अपडेट नहीं किया गया है ना। व्यू कहता है कि तुम ओरिजिनल पे काफी ज्यादा अच्छे हो। अगर तुम उसे बता दो कि मैं तुम्हें बचा नहीं सका तो उसे बहुत ही ज्यादा बुरा लगेगा, इसलिए तुम अपना मुंह बंद करो और मेरी बात मानो। रोहन कहती है तुम्हारा बहुत ही ज्यादा थैंक यू, लेकिन बेवकूफ मत बनो। तुम हमेशा से लेवल 3 पर हो और वो मकड़ी लेवल 8 की है, तुम उसकी जान को नहीं काट सकते हो। वो कहता है यो सच में ये तो सिर्फ एक 8 लेवल का ही है। वो वहीं पर अपनी स्लिंग को यूज करता है और उस पूरे जाल को वहीं पर काट देता है। रोहन कहती है मैं सचमुच उस मकड़ी के जाल को डिस्ट्रॉय कर दिया, मैं बच गई। वो कहता है यहाँ से बाहर निकलो और अपनी टीम को ढूंढो और सेफ हो जाओ। लेकिन हम वहाँ देखते हैं वो के ऊपर से कुछ थोड़ा जो पॉइजन होता है वो टपकता है और ऊपर से मकड़ी आ चुकी थी। रोहन चिल्लाते हुए कहती है आखिरकार अब क्या हुआ? मकड़ी दोनों पर वार करती है लेकिन वो रोहन को बचा लेता है और कहता है यहाँ से भागो, ये पॉइजन बहुत ही ज्यादा जहरीला है। और वो दोनों आ करते हैं मकड़ी के एक दूसरे जाल में जो कि उसी मकड़ी का उसका दूसरा बनाया हुआ जाल था। एक पहली ट्रैप से बचे तो दूसरे ट्रैप में वो लोग फंस चुके थे। वो अपनी मनी मन में कहता है ये टेंशन काफी ज्यादा अजीब है और सिचुएशन मेरे लिए काफी ज्यादा खराब होती जा रही है। और वो दोनों वहीं पर बहुत ही ज्यादा कसकर बांध दिए जाते हैं। मकड़ी वहां पर आ चुकी थी। रोहन बहुत ही जोरों से चिल्ला रही थी ये खत्म हो गया और अब वो हम लोगों को खा लेगी, लेकिन वो कहता है कि शांत हो जाओ, इन मत, नहीं तो मकड़ी का जो जाल है वो और ज्यादा कठोर होता जाएगा। और फिर मनी मन में कहता है कि हाल ही में इस मकड़ी के साथ धोखा हुआ है। मेरे पास एक अकाउंट सिस्टम है लेकिन मेरी ताकत बढ़ गई है, लेकिन मेरी रियलिटी में जो वर्क एक्सपीरियंस है वो काफी ज्यादा कम है। मुझे फ्यूचर में और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। रोहन कहती है इस तरह से तो मैं बिल्कुल भी नहीं मरना चाहती, लेकिन मकड़ी वहाँ से चली जाती है। रोहन कहती है ये आखिरकार कैसे हो गया? क्या तुम्हें लगता है कि हम लोग टेस्टी नहीं है? वो कहता है कि रेड बर्डों की आदत है कि वो लोगों को खाना बनाने से पहले चारा ढूंढने के लिए जाती है और वो ह्यूमन को अंडे देती है ताकि वो अपनी संतान को फिर से पैर कर सके। और ये अंदाजा है कि उसका पेट अभी भरा नहीं है और उसका पेट जब भर जाएगा तो वो वापस जरूर आएगी। रोहन से सुनकर काफी जोरों से चीखने लगती है, लेकिन वो कहता है मैं इसे अब और नहीं झेल सकता हूँ और तुम थोड़ा पर हम देखते हैं कि उसके जो टीपी होते हैं वो पर लग रहे थे और वो कहता है अगर ऐसा चलता रहा तो मैं सचमुच यहीं पर हार जाऊंगा। मैंने उसे बहुत कसकर पकड़ लिया है, अगर मैं जबरदस्ती अंपायर जियान की फिल्म का यूज करता हूँ तो मैं उसे भी नुकसान पहुंचा सकता हूँ। लेकिन हम देखते हैं
कि वो अपने मुंह से उस जाल को काटने की कोशिश करता है, लेकिन रोहन कहती है कि तुमने क्या कर रहे हो और तुम आखिरकार प्लान क्या बना रहे हो। वो कहता है कि अगर तुम जिंदा रहना चाहती हो तो ये लो। रोहन कहती है आखिरकार तुम्हारी प्लानिंग क्या है। वो अपने मन में कहता है कि हम लकी हैं, इस मकड़ी का जो जाल है वो जहरीला नहीं है, ये सिर्फ कठोर ही है। और हम देखते हैं कि जैसे ही अपने थोड़ा मुंह से उसे खींचता है, जैसे ही वो उसके टीटी पर जाकर लग जाते हैं और वो बहुत ही ज्यादा चीख रही थी। वो अपने मन में कहता है तुम इस मुश्किल में अपने मुंह से हटा सकती हो क्या, लेकिन रोहन कहती है क्या। वो कहता है ये अजीब बर्ताव मत करो, एक साथ इन्हें हटाने में मदद करो, नहीं तो हम भागने का मौका खो देंगे। हम देखते हैं उन लोगों ने बहुत सारी मकड़ी के जाल को हटा दिया था। वो दोनों सक्सेसफुली बाहर आ जाते हैं और रोहन रो रही थी और कहती है एंड में मैं बच गई, लेकिन वो कहता है कि इसे थोड़ा अभी ढील मत दो, यहाँ से भाग जाओ नहीं तो मकड़ी फिर से आ जाएगी। रोहन कहती है इसके बाद मैं पूरी तरह से कमजोर हूँ। वो कहता है मैं तुमसे कहूंगा कि अगली बार गलत फहमी मत पालना। और वो आवाज आखिरकार वो क्या है। वो रोहन से कहता है तुम अपनी टीम को ढूंढो और सेफ हो जाओ, इसे तुम मुझ पर छोड़ दो। रोहन कहती है ये तुम्हें हीरो नहीं बनना चाहिए, तुम्हें अपनी जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। तुम बस एक 3 लेवल के हो और तुम 8 लेवल की उस मकड़ी को कैसे हराओगे। तुम सिर्फ 1 सेकंड में ही अपने आप को बहुत ही सीरियस चोट पहुंचा सकते हो। लेकिन वो कहता है कि मैं यहाँ पर शिकार करने के लिए आया हूँ, ना कि शिकार बनने के लिए।